हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेक्शन 80EE। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2019 से इंसर्ट किया गया है। गवर्नमेंट लोगों को बेनिफिट देना चाहती है जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं। तो देखें गवर्नमेंट ने किस तरीके से बेनिफिट दिए और क्या कंडीशंस लगाई हैं ताकि जो पर्पज़ वो चाहते थे वो पूरा हो सके। हम शुरू करते हैं इस सेक्शन को। तो देखें सेक्शन का हेडिंग मैंने डाली, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। यानी आपने एक घर बनवाया है लोन लेकर, तो आप उस पर जब ईएमआई चुकाएंगे तो ईएमआई में दो कंटेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल का और एक इंटरेस्ट का। तो देखें प्रिंसिपल जो भी आप ईएमआई चुकाते हैं, सपोज़ आप ईएमआई चुकाते हैं 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए में 4 लाख रुपए प्रिंसिपल 2 लाख रुपए प्रिंसिपल के हैं और 4 लाख रुपए इंटरेस्ट के हैं। तो किस तरीके के बेनिफिट टैक्स में मिलते हैं? तो आप जो प्रिंसिपल चुकाते हैं तो गवर्नमेंट आपको 80C की डिडक्शन देती है जो कि 1.5 लाख रुपए तक ही अवेलेबल है। और जो आप ब्याज चुकाते हैं इसके आपको दो जगह बेनिफिट मिलते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड में और दूसरा 80EE जो हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं उस सेक्शन में। तो देखें कैसे बेनिफिट मिलने वाले हैं, कितने अमाउंट का बेनिफिट मिल जाएगा, किस किस सेक्शन में बेनिफिट मिल जाएगा और क्या उसकी कंडीशंस होंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला एलिजिबल असेसी कौन है, किसको ये बेनिफिट मिलेंगे? तो ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल को मिलेंगे जो अपना पहला घर खरीद रहा है। ये बेनिफिट एचयूएफ को या फर्म को, एओपी, बीओआई को नहीं मिलेंगे। ओके, तो अगर हम फर्म की बात करें तो एचयूएफ को या फर्म को ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको किस तरीके से लोन लेना है, एलिजिबल लोन क्या है? तो जो लोन है वो लेना चाहिए शुड बी टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। आपको रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए लोन लेना है। देखें खरीदना आपको रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंस मतलब जिसमें लोग रहते हैं, इस तरीके का घर आपको खरीदना है। फिर आप चाहे उसमें खुद रहें, सेल्फ ऑक्यूपाई कर लें, या फिर आप उसको लेट आउट कर दें किसी और को रहने के लिए। प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल होनी चाहिए, फिर आप चाहे उसको खुद के रेसिडेंस में यूज़ करें या फिर आप उसको किसी और को किराए पर दे दें। प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लाइक कॉम्प्लेक्स आपने बनवाना है, उसके लिए आपने लोन लिया है, आप कोई मॉल बनवा रहे हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो पहला लोन रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो लोन लिया गया है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए। यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कवर हैं बैंक्स, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कवर होते हैं। तो बैंक्स या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऐसी इंडियन कंपनी होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना होता है। तो लोन आपको जो लेना है या तो बैंक से लेना है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना है। आपको ध्यान रखना है कि लोन किसी और से अगर लिया है, जैसे आपने रिलेटेड पार्टी से लिया है या आपने एनबीएफसी से लिया है, तो आपको इंटरेस्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको लोन बैंक से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही लेना है। तीसरा पॉइंट है कि जो लोन आप ले रहे हैं वो सैंक्शन हो जाना चाहिए प्रीवियस ईयर 19-20 में, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, 31 मार्च 2020 तक भी कभी भी लोन सैंक्शन हो जाए। देखिए दो चीज़ें होती है, लोन सैंक्शन होना, लोन का डिसबर्समेंट होना। तो आप जब भी लोन लेने की प्रोसेस करते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न, बैंक के स्टेटमेंट्स, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जो आप लेने वाले हैं। आप ये सब बैंक में सबमिट करते हैं। बैंक उनके बेसिस पर निकालता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है और उसकी इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। अगर उनको ठीक लगता है तो वो आपको एक सैंक्शन लेटर देते हैं कि आपका इतना लोन इस रेट से सैंक्शन हो गया है। और जब वो फाइनल हो जाता है तो फिर उसके बाद वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम बोलते हैं लोन का डिसबर्समेंट हो जाना, और जब वो परमिशन देते हैं उसको हम बोलते हैं सैंक्शन हो जाना। तो लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए 19-20 में।
यानी अगर 31 मार्च 2020 तक लोन सैंक्शन हो गया तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे, फिर चाहे लोन जो आपके अकाउंट में डिसबर्स किया गया है वो 31 मार्च 2020 के बाद ही क्यों ना किया गया हो। कुछ और भी कंडीशंस आपको पूरी करनी है। पहली कंडीशन कि इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब ये इंडिविजुअल का पहला घर हो। अगर उसके नाम से पहले से और भी मकान है तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। उसका पहला घर होना चाहिए, उसके नाम से पहला रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। दूसरा, ये मकान अफोर्डेबल हाउसेस होना चाहिए, यानी सरकार जो बेनिफिट दे रही है ये अफोर्डेबल हाउस लेने के लिए दे रही है, ना कि लग्जरी बंगलो लेने के लिए दे रही है। तो उन्होंने इसके लिए कैसे लिमिट लगाई, उन्होंने बोला जो मकान आप ले रहे हैं उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, जो गाइडलाइन वैल्यू है, जिसको हम सर्किल वैल्यू भी बोलते हैं, वो 45 लाख से ज़्यादा ना हो। कैसे पता चलता है सर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं गवर्नमेंट साइट पर, आप चाहें तो अपने रजिस्ट्रार से पूछ भी सकते हैं। तीसरी चीज़, जो इंडिविजुअल है उसको 80EE के बेनिफिट ना मिल रहे हों, उनके लिए वो एलिजिबल ना हो। 80EE क्या सेक्शन है? ये सेक्शन भी इंटरेस्ट के बेनिफिट ही देता था। कब? जब लोन प्रीवियस ईयर 16-17 में लिया गया हो। तो अगर आपने लोन लिया है 16-17 में मकान बनाने के लिए, खरीदने के लिए या बनाने के लिए, और आप उसकी EMI चुका रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलते थे, 50,000 रुपये तक के बेनिफिट मिलते थे हर एक साल। तो अगर आप 80EE के लिए एलिजिबल हैं तो आप 80EE का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो अदर कंडीशंस में आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मकान आपका पहला मकान हो, दूसरा मकान की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो, तीसरा आपको 80EE के बेनिफिट ना मिल रहे हों, लोन 19-20 में सैंक्शन हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। सर इंटरेस्ट कितने सालों तक हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा? आपने अगर लोन कराया है 10 साल के लिए, यानी आप 10 साल तक EMI चुका रहे हैं, तो आप जो EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुका रहे हैं, आप जितना भी इंटरेस्ट हर एक साल चुका रहे हैं उतने का आप डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट आप हर एक साल ले सकते हैं। यानी आपने 20 साल की EMI कराई है तो आप 20 साल तक भी ब्याज की डिडक्शन ले सकते हैं, उतने ब्याज की जितना उस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता होगा। तो यह पीरियड ऑफ बेनिफिट, यानी जब तक लोन चलेगा, जब तक आप लोन ना चुका दें तब तक आप इसके बेनिफिट उठा सकते हैं, इंटरेस्ट के, प्रिंसिपल के भी, लेकिन वो सेक्शन 83 में आएगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, आप 80EE में कितनी छूट ले सकते हैं? तो आप जो आप ब्याज चुका रहे हैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर एनम आप छूट ले सकते हैं जब तक कि आप लोन चुका रहे हैं। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो गवर्नमेंट ने आपको एडिशनल बेनिफिट दिया है। डिडक्शन ऑफ 80EE of 1,50,000 is over and above the deduction available under section 24B under the head house property। आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ा होगा तो हमें हाउस प्रॉपर्टी हेड में 24B में डिडक्शन मिलती है ब्याज की। उस ब्याज की डिडक्शन के अलावा भी हमें 1.5 लाख की डिडक्शन और मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हमने जो EMI चुकाई है इस पर्टिकुलर ईयर में, वो सपोज़ 6 लाख रुपए की EMI है, जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया, 2 लाख का प्रिंसिपल, 4 लाख का ब्याज। तो 2 लाख में से 1.5 लाख का प्रिंसिपल आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। 4 लाख के ब्याज में से अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख का ब्याज आप 24B में क्लेम कर सकते हैं, बचे हुए 1.5 लाख का ब्याज आप 80EE में कर सकते हैं। अभी भी जो ब्याज बचा है 50,000 का, उसका आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख के ब्याज की छूट ले सकते हैं और 80EE के केस में 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ब्याज की मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। इसको मैंने नीचे एनालिसिस के तौर पे बताया है, आप देखें। यह एनालिसिस एंड में, लेक्चर के एंड बताऊंगा आपको टैक्स प्लानिंग आप क्या कर सकते हैं। तो एनालिसिस ये है कि ऑल अवेलेबल डिडक्शन ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है और आप उसके EMI चुका रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आप डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट ले सकते हैं। अगर लेट आउट है तो फिर ब्याज की कोई लिमिट ही नहीं है, आप सारे ब्याज की डिडक्शन ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।
डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80EE, जैसा कि मैंने बोला कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख के ब्याज की छूट आप वहाँ ले पाए और आपने ब्याज ज़्यादा चुकाया है तो आप 1.5 लाख रुपए तक के और ब्याज की छूट 80EE में ले सकते हैं। और तीसरा डिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक के प्रिंसिपल रीपेमेंट की छूट भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इसको एक समरी करके बना के बताया है, समरी ऑफ डिडक्शन अवेलेबल। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप ब्याज पे करते हैं तो 24B में 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिल जाएगी। 80EE में 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिल जाएगी और 80C में आपको 1.5 लाख तक के प्रिंसिपल की छूट मिल जाएगी। तो ऐसा करके आप 5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। करंट ईयर की हम बात करें, जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 19-20, इसमें 5 लाख रुपए तक अदरवाइज भी टैक्स नहीं लगता रिबेट वगैरह की वजह से, और 5 लाख की आप छूट ले लेंगे तो आपका 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ब्याज की कोई लिमिट नहीं है, आप 24B में कितना भी ब्याज क्लेम कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ ब्याज 24B में क्लेम करें और 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज आप 80EE में भी कर सकते हैं। सर हम ऐसा क्यों करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सर जब लेट आउट प्रॉपर्टी में सारा ब्याज 24B में क्लेम कर ही सकते हैं तो फिर हम 80EE में क्यों 1.5 लाख रुपए क्लेम करेंगे, हम तो सारा 24B में कर लेंगे। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देखें अगर आपको टेक्निकली और समझना है तो। और 80C की छूट 1.5 लाख मिल जाएगी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको जितना ब्याज है उसकी सारी की छूट मिल जाएगी, प्लस 1.5 लाख रुपए तक की प्रिंसिपल की रीपेमेंट की छूट मिल जाएगी। देखें जो बात मैं ऊपर बोल रहा था कि इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, व्हाट इज बेटर टू क्लेम इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B और अंडर सेक्शन 80EE और बोथ। तो देखें इसका एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता कि हमें जो डिडक्शन लेनी है लेट आउट प्रॉपर्टी में तो वो 24B में ले लें या फिर हम 80EE में ले लें या थोड़ा थोड़ा ले लें। ये डिपेंड करता है कि एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, नेचर ऑफ इनकम कितनी है, उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एक नोट लिखा है, मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको ये बात, ये नोट आप ज़रूर देख सकते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रीड कर देता हूँ सिंपली। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी देयर इज नो लिमिट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। However, section 71(3)(a) restricts the amount of loss under head house property to be set off against any other head of income to ₹2 lakh only। देखिए आप ब्याज तो कितना भी क्लेम कर सकते हैं। मान लो आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी की इनकम 7 लाख है, आपने जो इंटरेस्ट चुकाया है वो आपका 6 लाख है। अब आप चाहें तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में से पूरा 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। सपोज करें आपको जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उससे जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 2 लाख है, तो आप जब 6 लाख का ब्याज क्लेम करेंगे हाउस प्रॉपर्टी जीएबी में से तो आप लॉस पे जाएंगे। लेकिन अगर लॉस 2 लाख से ज़्यादा होता है तो आपका वो लॉस दूसरे हेड से 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो पाएगा और बचा हुआ लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जबकि हो सकता है कि आपके पास दूसरे हेड में इनकम बची हुई हो। तो बेहतर ये है कि हम इतना ही इंटरेस्ट क्लेम करें हाउस प्रॉपर्टी में जिससे वो सारा लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ हो जाए और बचा हुआ इंटरेस्ट हम डिडक्शन के रूप में अदर इनकम में से क्लेम कर लेंगे। हो सकता है ऐसा करने से हमारा टैक्स अल्टीमेटली 0 हो जाए। डिपेंड करता है अगेन टोटल इनकम पे, नेचर ऑफ इनकम पे, तो मैं इसके बारे में अब और बात नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैक्सिमम 2 लाख ही सेट ऑफ हो सकता है। सो इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 2 लाख द एक्सेस कैन बी क्लेम्ड। एक्सेस आप क्लेम कर सकते हैं चाहें तो अंडर 80EE। प्लीज़ इसके लिए आप दूसरा वीडियो रेफ़र करें जो मैंने डिटेल में बताया है। मैं जो टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके से है कि आप चाहें तो जॉइंट ओनरशिप में लोन ले लें।
मतलब पति पत्नी जॉइंटली एक रेसिडेंशियल हाउस लें और जॉइंट लोन करा लें। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है, दोनों ओनर को सेपरेटली 2 लाख तक के ब्याज की छूट मिल जाती है। ऐसे ही जब वो ईएमआई चुकाएंगे तो उनको दोनों को 80C में 1.5 लाख तक के प्रिंसिपल की छूट मिल जाएगी और 80EE में 1.5 लाख तक के और ब्याज की छूट मिल जाएगी। तो ऐसा करते हुए अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो हर एक ओनर को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी पति को 5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे और पत्नी को 5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे। तो 10 लाख रुपए तक के ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे और 5 लाख रुपए तक अदरवाइज टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो 5 लाख पति की नॉर्मल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख की छूट उसको यहाँ से मिल जाएगी। 10 लाख का बेनिफिट, 10 लाख का बेनिफिट ऐसा ही पत्नी को मिल जाएगा। आप बात को दोबारा सुन सकते हैं बैक करके और अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।